केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों को अगले साल जून तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं मिलेगा। सीएनबीसी आवाज ने 2 दिन पहले ही ये खबर आपको बताई थी और आज उसकी पुष्टि भी हो गई है। कोरोना से निपटने में भारी खर्च को देखते हुए सरकार ने इस बारे में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। हमारे साथ इस पर विस्तार से बात कर ले, खबर दिखाई थी और अब इस पर मुहर भी लग गई है। सरकार का आदेश जो आया है उसमें क्या क्या कहा गया है? देखिए, सरकार यानी वित्त मंत्रालय ने जो औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है महंगाई भत्ते को लेकर के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही गई है कि 1 जनवरी 2020 यानी इस साल 1 जनवरी से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता था उसका भुगतान किया जाना था अप्रैल से, वो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस 1 जनवरी के बाद 1 जुलाई से भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जानी थी, वो भी अब बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी 2021 यानी अगले साल 1 जनवरी से जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानी थी वो भी महंगाई भत्ता अब नहीं बढ़ेगा। यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो 3 किस्त है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021, ये तीनों बढ़ोतरी जो है सरकार ने रोक दिया है, यानी अब ये बढ़ोतरी नहीं करेगी। यानी अगली बढ़ोतरी अब आपको अगले साल 1 जुलाई 2021 में देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब तक जो महंगाई भत्ता जिस दर पर आपको मिल रहा होता उस दर पर आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और एक और खास बात इस ऑर्डर में यह है कि इस बढ़ोतरी को जो रोका गया है उसका भुगतान आपको एरियर के तौर पर यानी बकाया के तौर पर नहीं किया जाएगा। और इससे कम से कम जो मेरी जानकारी है 48 लाख जो मौजूदा कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उन पर असर पड़ेगा। 65 लाख पेंशनधारी हैं, उन दोनों को मिला दें तो करीब 1.25 करोड़ परिवार हैं जो इन पर निर्भर है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह इसलिए किया जा रहा है ताकि कोरोना पर जो खर्च किया जा रहा है उसके लिए पैसे जुटाए जा सके। और सरकार का आकलन है कि इस फैसले से 37,530 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बचा लेगी। अक्सर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते पर जो फैसला लेती है उसी का अनुपालन राज्य सरकारें करती है। तो अगर राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाती है तो वो 82,566 करोड़ रुपए बचाएगी। यानी केंद्र राज्य दोनों मिला करके 1,20,000 करोड़ रुपए बचा लेगी, ऐसा सरकार का आकलन है। और इस पैसे का इस्तेमाल निपटने के लिए आर्थिक मोर्चे पर क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर कल एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाली हैं। लेकिन लक्ष्मण, हमें यह बताएं कि अब इस मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? देखिए, इस बैठक में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल दोपहर में जो बैठक होगी उसमें दरअसल जो आर्थिक राहत पैकेज जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंतजार कर रही है, उसकी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ घंटों बैठक की वित्त मंत्री ने, और माना जा रहा है कि उस समय जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ बदलाव की सिफारिश प्रधानमंत्री ने उस बैठक में की थी। अब उस बदलाव के साथ फिर नए सिरे से प्रस्तावों को रखा जा रहा है और कल बैठक में कोशिश की जाए कि उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए और इस बीच अलग अलग क्षेत्रों से सुझाव आए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। यह बैठक ऐसे समय में की जा रही है जब आपको अगले ही हफ्ते सोमवार को प्रधानमंत्री सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश यह है कि कोरोना से जिन जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनको किस तरह से राहत दी जाए, उसकी रणनीति बनाई जाए। उसी रणनीति के तहत यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऑलराइट, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज शेयरों में भी आज बढ़त का ही दौर रहा। लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, सबसे पहले आज के कारोबारी दिन की हाईलाइट्स हमें बताएं। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा सत्र कह सकते हैं। पहले फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट के बाद धीरे धीरे पुल बैक और उसके बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। क्रूशियल रहा आईटी स्पेस का एक अच्छा मूव, चाहे आप टीसीएस को देखें, इन्फोसिस को देखें, दोनों 4 से लेकर 5% तक की एक बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक स्टार परफॉर्मर, करीब 8 से 9% तक की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि आज मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ साथ मेटल, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि आज थोड़ा सा जो प्रेशर था वो एफएमसीजी स्पेस में था जो कि एचयूएल लीड कर रहा था। इसके अलावा कैपिटल गुड स्पेस में भी एलएनटी में थोड़ी सी बिकवाली रही, लेकिन लगातार तेजी के बाद कल जो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट टेकिंग थी वो आज वापस तेजी में बदली और वहां पर भी खरीदारी रही। तो ओवरऑल एक और अच्छा सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का ही दौर देखने को मिला। इसके अलावा ये बताएं कि आज के पूरे मार्केट सत्र में किन शेयरों में हलचल थी सुमित?
देखिए, शुरुआत तो करेंगे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पे कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर रहा था, 9 से 10% तक का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा टीसीएस दोबारा 7 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ 4% का यहां पर भी उछाल था। इन्फोसिस में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और आईसीआईसीआई बैंक भी लगातार बिकवाली के बाद एक पुल बैक में आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजिंग, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम दोनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ कैस्ट्रॉल भी एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी खरीदारी यहां पर रही। मिड कैप लूजर्स में एनबीसीसी, मैक्स फाइनेंशियल, इन्फोएज और महानगर गैस कुछ ऐसे नाम थे जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में सबसे ऊपर नाम रहा एफ&ओ गेनर्स में इक्विटास का 20% का उछाल आज इस शेयर में देखने को मिला। इसके अलावा उज्जीवन भी करीब 10 से 15% तक की तेजी आज के सत्र में करता हुआ दिखाई पड़ा। एलआईसी हाउसिंग और एनआईटी टेक कुछ और ऐसे नाम थे जो कि एफ&ओ साइड पे एक अच्छी तेजी आज दिखा रहे थे। एफ&ओ लूजर में पहला नाम यस बैंक का, इसके अलावा बायोकॉन, टाइटन और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में प्रेशर देखने को मिला। इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज आईटी स्टार परफॉर्मर था, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी एनआईटी टेक में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, माइंड ट्री में नंबर से ठीक पहले आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा बैंकिंग, एनबीएफसी कुछ और ऐसे सेक्टर थे जो कि तेजी में थे और साथ ही साथ मेटल में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं जो अच्छे आए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू साल दर साल 21% बढ़कर 1425 करोड़ रुपए रहा है। ऑपरेटिंग एबिटा की बात करें 52 करोड़ रुपए से बढ़कर 240 करोड़ रुपए पर यह रकम आई है। वहीं सब्सक्रिप्शन से आय की बात करें 41% की बढ़त यहां दर्ज की गई है। नेटवर्क 18 के भी नतीजों पर एक नजर डाल लेते हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग आय 19% बढ़कर 1464 करोड़ रुपए रही है। ऑपरेटिंग एबिटा भी 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 225 करोड़ रुपए आ गया है और इस दौरान कंपनी की टीवी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ 41% रही है। आपको यहाँ एक जरूरी डिस्क्लेमर भी दे देते हैं। आप जो चैनल देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो टीवी 18 नेटवर्क का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है, बने रहें।